हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज जो हमारी सीरीज चलती है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। और ये हमारा क्लास 12 का जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप एक कॉपी उठा लीजिए, एक पेन उठा लीजिए, क्योंकि वीडियो आप देख के सीधा चले जाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बच्चों, एक कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाना शुरू करिए। ठीक है, अपने नोट्स आपको लास्ट टाइम तक मदद करेंगे और आपके जो पढ़ने में अगर आप देखोगे चीज़ों को तो ईजिली समझ पाओगे, क्योंकि आपने वो खुद बनाए हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा बच्चों, अगर मैं अपनी हर वीडियो में देखूँ तो वहाँ पर 72% लोग ऐसे हैं जो वीडियो में आए और चले गए। एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब आप करते नहीं है। तो मैं आपको आपका अपना चैनल का डेटा भी शेयर कर सकता हूँ। तो 72% लोग ऐसे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। देखिए, चैनल नया है तो स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट प्यार की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और बहुत सारी जो जो आप कर सकते हैं वो करेंगे, वो आपके हाथ में है। और मेरे हाथ में पढ़ाना है वो तो मैं कंटिन्यू रखूँगा ही। ठीक है, तो जनरली अगर आपको रेजिस्टेंस किसी को समझाना होगा, अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, तो बच्चों रेजिस्टेंस मेज़र करता है कि कितना बढ़िया एक मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। आप ये बोल सकते हो कि इट मेजर हाउ वेल मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या आप ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है हमारा वो मेजर करता है ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो करंट के फ्लो होने का क्या करेगा, विरोध करेगा। समझ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आप ये समझेंगे उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ज़्यादा होगी, तो वो उतना गंदा कंडक्टर होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है, ये आपने पहली बार पढ़ा होगा ओम्स लॉ में। और ओम्स लॉ में जब आपने देखा होगा कि किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप देखें कि टेम्परेचर और कोई भी अदर फिजिकल जो क्वांटिटी है, वो कंडीशन है, वो आपके अनचेंज हों, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स आपने कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं वो आपके करंट के प्रोपोर्शनल होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन्स वी आई के प्रोपोर्शनल होगा। और पहली बार आपने यही देखा होगा रेजिस्टेंस। तो वी ओवर आई जो हो जाएगा बच्चों, ये आर हो जाएगा। और आर एक फिक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू होगी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो आई हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस आया कंडक्टर का, वो हमारा क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई है। समझ रहे, ये नहीं कि वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है। जो आर है बच्चों, ये डिपेंड किस पे करेगा, जो रेजिस्टेंस है आपका डिपेंड्स किस पे करेगा, आप सोचिए। ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा सर, ये डिपेंड करेगा बच्चों नेचर ऑफ कंडक्टर। आप बोल सकते हो इट्स किस पे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और कोई भी फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इस टाइप की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो मैं एरिया को एरिया लिख देता हूँ, समझ जाना आप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। फिजिकल कंडीशन किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड्स किस पे नहीं करेगा बच्चों, वोल्टेज पे नहीं करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं करेगा और करंट पे नहीं करेगा। तो सर अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसे, क्यों मिलेगा बच्चों, ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
जो ये ग्राफ है आपका, ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये ग्राफ जो होता है आपका, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ले जा रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं आई थिंक आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रहेगा। अगर फिर भी रह जाता है, क्योंकि हम स्क्रीन के आगे पीछे हैं, मैं इधर हूँ आप उधर हैं, आप एक कमेंट कर दीजिए, मैं उसको डाउट को आपका जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की या सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप अच्छे से पढ़ें। तो आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है, सिंबल की भी बात कर लेते हैं, वो आर होता है और सर्किट में आपको ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अगर कभी कभी इसमें डंडा एक एरो जैसा होगा, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। तो आगे इसमें बढ़िए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर? तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, जिन्होंने इसको पहली बार डिस्कवर किया उन्हीं के नाम पे, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे हम इसकी यूनिट ओम कहते हैं, और ओम का सिंबल ये रहा, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक पार्ट रजिस्टर का, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसी में। मैंने आपको ये बताया कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा देखिए, रेजिस्टेंस जो है आपका, किसी भी कंडक्टर का जो बच्चों रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो लेंथ के हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। और जो हमारा ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये हमारा एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। और जो नेचर ऑफ मटेरियल है, यहाँ पर मैंने फिजिकल कंडीशन एक और लिख लीजिए, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि जो नाइक्रोम वायर का है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, वो 60 टाइम्स कॉपर वायर से ज़्यादा होता है। मतलब जो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है वो नाइक्रोम वायर में 60 टाइम होगा, जबकि लेंथ सेम है, एरिया सेम है। तो इसलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, लेंथ ओवर एरिया। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटेगी कभी भी, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं रो L/A। तो बच्चों यहाँ पे जो रो है, रो का क्या नाम है? रो का नाम है आपका रजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो एक दूसरे से लिंक है चीज़ें, तो रो निकल के आया यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। या कभी कभी आपको ये मिलता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। आगे जैसे इसमें बढ़ेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, जैसे हमने इसका देखा डिपेंडेंसी, वैसे इसका भी है बच्चों। ये डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, फिजिकल कंडीशन पे करेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो रो है ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा आपका फिजिकल कंडीशन, ठीक है। जब कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो इतना डेप्थ में पूछा जाता है, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। और यहीं से आप ये कह सकते हैं ये डिपेंड नहीं करेगा ये बच्चों नहीं डिपेंड करेगा साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है। ये चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। अगर आप यूनिट की बात करें इसकी, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट होती है इसकी ओम मीटर, ओम मीटर। आप खुद निकाल सकते हैं यूनिट, यूनिट निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये पहली चीज़ थी हमारी कि क्या रेजिस्टेंस होता है, कहाँ से रेजिस्टेंस पहली बार हमें मिला, कहाँ से रेजिस्टेंस जो मिला उसको हमने एक्सप्लोर करते करते रेजिस्टिविटी तक लेके चले गए, ठीक है।
अब यहीं से एक दो टर्म और हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारा पहला टर्म था रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टिविटी का हमने दूसरा टर्म देखा जब हम इसकी डिपेंडेंसी पढ़ रहे थे। तीसरा टर्म ये है बच्चों, अगर आप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दें तो ये होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। और वहीं अगर आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दो तो उसको हम टर्म देते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कभी कभी इसकी यूनिट पूछी जाती है, कभी कभी आपसे इसको डिफाइन करने को आ सकता है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो कंडक्टेंस जो हो गया वो हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या आप ये भी कह सकते हैं कोई भी कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है, ठीक है, वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है, वो कैसे कर रहा है, इजीली कर रहा है या दिक्कत आ रही है उसमें, ठीक है। वैसे ही कंडक्टिविटी देखें आप, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। अगर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो आप बताइए कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी उसकी। तो इसलिए अगर हमें अच्छा कंडक्टर चाहिए तो हमें उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि क्या कंडक्टेंस होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा जी, कई बार एग्ज़ाम में आपका इससे क्वेश्चन आता है ग्राफ से। तो देखिए, अगर आपका ये ग्राफ है, V और I का ग्राफ है, मान लीजिए कोई दो मटेरियल हैं, पहला और ये है आपका दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर V और I का ग्राफ बनाएंगे, इसका जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस होगा। तो इसका अगर जो हमारा ये वाला ग्राफ है, मान लीजिए इसका जो हमारा स्लोप है वो क्या है, रेजिस्टेंस R1 है, टेम्परेचर T1 है, इसका R2 है, इसका T2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही आप I की तरफ जाएंगे, V की तरफ जाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा, तो जो R2 है वो बड़ा हो जाएगा R1 से, ठीक है, क्योंकि स्लोप सेकंड वाली लाइन का ज़्यादा है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होगा। वहीं पर अगर आप टेम्परेचर देखें तो वो T2 का ज़्यादा है T1 से, ठीक है। अगर यही ग्राफ, जैसे कि आपका कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, वो ऐसे नहीं देंगे ग्राफ, वो कैसे देंगे, वो आपको ऐसे बना के देंगे, ये I है और इधर V कर देंगे, ये पहला है, ये दूसरा है। तो आप रिजिड रहते हैं कि इस यही होगा आंसर, तो गलत है बच्चों। क्यों? हमें I से V की तरफ जाना है, तो I से V की तरफ जाएंगे तो स्लोप किसका ज़्यादा होगा, एक का ज़्यादा होगा या दो का ज़्यादा होगा, ये आप बताइए, ठीक है। तो स्लोप एक का ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है, दो का कम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस एक का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दो। तो रेजिस्टेंस अगर एक का ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, एक का ज़्यादा होगा। तो ये पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आप इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसे जो कॉमन आपके कॉमर्शियल रजिस्टर होते हैं बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप है रजिस्टर का वो है आपका वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। क्या है? वायर बाउंड रजिस्टर, आर लिख देते हैं इसको। और जो दूसरा टाइप है आपका रजिस्टर का वो है कार्बन रजिस्टर। तो आपका जो वायर बाउंड रजिस्टर है, इसको हम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, वो जो जनरली एलॉय से बनते हैं, जैसे मैग्नीन है और नाइक्रोम है, उसको एक इंसुलेटिंग बेस पे हम रैप कर देंगे, ठीक है, या उसकी वाइंडिंग कर देंगे उसमें। तो हमें कौन सा मिलेगा, हमें मिलेगा तब वायर बाउंड रजिस्टर। लेकिन बच्चों जो वायर बाउंड रजिस्टर है उसका यूज ये है, हम क्या करते हैं, एलॉय का यूज़ करते हैं इसमें। तो एलॉय का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये इनसेंसिटिव है टेम्परेचर के प्रति। जो हमारे वायर बाउंड हैं ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं अगर आप किसी एलॉय वायर को किसी इंसुलेटिंग बेस पे रैप कर दें। क्यों, इसका यूज क्या है, हम इसको ऐसे क्यों बनाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के प्रति क्या होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं,
रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं, इसके साइज की वजह से यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हमें बहुत हाई रेजिस्टेंस बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत बड़ा इसमें रैप करके एक बड़ा साइज बनाना पड़ेगा, जिसलिए इसका जो यूज है वो बहुत कम किया जाता है। दूसरा है कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर जो होता है बच्चों, वो बनता किससे है, वो बनता है कार्बन ब्लैक क्ले हो गया और रेजिंग बाइंडर हो गया, इनको मिला के क्या किया जाता है, मोल्ड किया जाता है क्रिस्टल रॉड में बाय हेल्प ऑफ हीटिंग। ठीक है, उसके बाद जो रॉड है उसको आप एनक्लोज कर देते हैं एक प्लास्टिक जैकेट में। ठीक है, तो जो कार्बन रजिस्टर है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, या बोल सकते हो एम्पलीफायर में, तो जनरली इसी का ज़्यादा यूज होता है। इसके एडवांटेज क्या है, इसकी जो रेंज होती है कार्बन रजिस्टर की, वो आपकी बहुत बढ़िया होती है। क्या, कितनी होती है, वो होती है आपकी जैसे कि कुछ फ्यू ओम से लेके मिलियन मिलियन ओम्स तक। और दूसरी बात, ये बहुत सस्ते हैं, और सस्ते के पीछे तो दुनिया भागती है, क्या है, सस्ते हैं। और दूसरी बात, जैसे इनका साइज अच्छा नहीं था, लेकिन ये कॉम्पैक्ट साइज के हैं, समझ रहे। और मेनली ये है कि इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो जब ज़्यादा एप्लीकेशन है तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा कार्बन रजिस्टर है, ये हमें ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसी से रिलेटेड जो हमारी एक कलर कोडिंग होती है उसको बोलते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग और फॉर कर लीजिए, फॉर कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर के लिए हम कलर कोडिंग करते हैं। और जनरली बच्चों इसकी एक ट्रिक है जो आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी है, और ट्रिक आपने शायद इससे पहले भी देखी होगी। ट्रिक है आपकी बीबी रॉय। ठीक है, कोई एक साइंटिस्ट मान लीजिए या कोई एक मॉडल मान लीजिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ के थे वो, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। लोगों ने क्या देखा उनका, जनरली अंग्रेज आते हैं तो आप उनको देखते हैं, तो लोगों ने उनकी वाइफ को देखा। ठीक है, ऐसा हम अपना समझने के लिए चीज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ हमने जो कलर हैं उनको याद करने की एक टेक्निक बना रखी है। और बच्चों वो क्या है, जैसे देखिए, सबसे पहले जो कलर है, बस यही ध्यान में रखना है आपको, कलर। ठीक है, कलर आपको ध्यान में रखना है। तो कलर में सबसे पहले देखिए, कलर आपको इससे बनाना है। बी से क्या होगा, देखो बी से ब्लैक भी होता है, बी से ब्राउन भी होता है, बी से ब्लू भी होता है। लेकिन आप इसको ऐसे याद करो, जब आप कपड़े लेने जाते हो या आप लोगों के पास कपड़े देखते हो तो सबसे ज़्यादा क्या देखते हो, ब्लैक ना। ब्लैक तो एवरग्रीन कलर है और लड़कों का फेवरेट है, समझ रहे हैं। तो मेरा भी फेवरेट है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ब्लैक, सबसे पहले ब्लैक। अच्छा, ब्लैक के बाद फिर जो कलर्स आएगा इसमें वो आता है ब्राउन। ठीक है, आप ये याद रखना कि ब्लू बीच में आता है। ठीक, तो बी से आपका हो गया ब्लैक एंड ब्राउन। आर फॉर, अपने आप ही एक ही कलर है आर फॉर, और वो है रेड। ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। तो ये कलर आपके पास होंगे बच्चों। मैं एक आपको कभी प्रैक्टिकल में भी ये दिखाऊंगा कि ऐसे कलर होते हैं। जी फॉर ग्रीन। अब आपको एक एक वर्ड ही लेने हैं। ठीक है, बी फॉर, अब बी फॉर क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और फाइनली हेड को आप हटा दोगे पूरा। वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रीन, और जो डब्लू है आपका, डब्लू फॉर क्या हो जाएगा, वाइट। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे कलर हो गए। कलर में क्या है, आपने कलर का पैटर्न याद रखना है। इसके बाद सबसे बेकीमती चीज़ गोल्ड, गोल्ड याद रखना है। गोल्ड के बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद नो कलर। ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर तो हमारे बहुत फेमस है, बिना उसके आजकल कुछ होता है नहीं। तो ये आपका कलर का एक पैटर्न है। ठीक है, अब बात रही कलर के बाद, आपको जैसे कोई एक रजिस्टर दिया रहेगा, मान लीजिए ये कार्बन एक रजिस्टर है, ऐसे आपको दिया रहेगा।
उसमें कुछ बैंड होंगे, जैसे पहला बैंड है, दूसरा बैंड है, तीसरा बैंड है, चौथा बैंड है, ये 4 बैंड हैं जैसे कि, ठीक है। और आपसे कह देंगे कि इसकी वैल्यू बताओ। क्लियर है यहाँ तक? तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर जो ब्लैक कलर है बच्चों, जो पहला ये वाला है और ये दूसरा जो है, ये हमारा जो फिगर है उसको हम फिगर बोलते हैं, ठीक है। उस फिगर को जो नंबरिंग करेंगे, वो जो फिगर है ये दोनों को आपको साथ लिखना है। जैसे कि मान लो इसका नंबर आया एक्स और वाई, तो आपने एक्स वाई को ऐसे साथ में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो आप कलर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इनटू लगाएंगे, और सेकंड वाले को हम बोलते हैं, थर्ड वाले को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर को आप इनटू में लिखेंगे, वो भी 10 की पावर में जो भी आएगा। मान लीजिए ये जेड है, तो ये जेड आ जाएगा। प्लस माइनस, अगर फोर्थ बैंड अवेलेबल है तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक है। और टॉलरेंस को आप प्लस माइनस, अगर इसको आप पी मान लो, चलो पी करोगे। अब कैसे करते हैं देखिए, जो फिगर है उसके लिए काउंटिंग बहुत सरल है, ये इसलिए याद कराई जाती है कि आपको काउंटिंग अच्छे से आ जाए। तो ब्लैक के लिए आप क्या करोगे, जीरो, और जीरो से नंबरिंग शुरू करो, 9 तक जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सर गोल्ड, सिल्वर और फोर्थ बैंड का क्या करेंगे? तो बच्चों इनके लिए कोई ऐसी नंबरिंग नहीं है, ये हमारे टॉलरेंस में आएंगे, और पहले 3 बैंड में ये कभी नहीं दिखेंगे आपको। तो ये फिगर हो गया। मान लीजिए अगर ये आपका ग्रीन होता और ये ऑरेंज होता, ये रेड होता और ये गोल्ड होता, तो आप कहेंगे सर ये ग्रीन है और ग्रीन का नंबर है 5, तो मैं लिखूंगा 5। दूसरा वाला ऑरेंज है तो ऑरेंज का नंबर है 3, तो मैं इसको लिख दूंगा एक साथ। इनटू नहीं करना है, एक साथ लिखना है, इनटू करेंगे। अब जेड जो है वो कैसे लिखेंगे, देखो आपने जीरो लिखा, तो अब इनको आपको मल्टीप्लायर को 10 की पावर में रखिए, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। अगेन गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो मल्टीप्लायर में हमारा जो तीसरा बैंड है वो मल्टीप्लायर को दिखाएगा, तो रेड कलर का मल्टीप्लायर है 10 की पावर 2, तो आपने 10 की पावर 2 लिख लिया। अब टॉलरेंस जो है, टी जो है आपका, इन किसी का भी नहीं होता एक्सेप्ट लास्ट, और कितना होता है, गोल्ड का 5%, इसका 10% और इसका 20%। समझ रहे हैं यहाँ तक? 5%, 10%, नो कलर का 20%। तो यहाँ पर गोल्ड है तो आप लिखेंगे प्लस माइनस 5%। और कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे कि ये आपको दे दिया ब्लैक, पहला बैंड दे दिया ब्लैक, दूसरा दे दिया रेड, तीसरा दे दिया ब्लू, बस 3 ही दिए आपको। तो आप क्या करेंगे बच्चों, तीनों का ही लिखेंगे। टॉलरेंस कोई कलर ही नहीं दिया है तो टॉलरेंस होगी नहीं। तो जो ब्लैक है ना आपका, ब्लैक, ब्लैक का क्या है, 0, तो ये 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? रेड का कितना है, रेड का है आपका 10 की पावर 2। अच्छा, दो जो होंगे ना आपके, वो दो क्या होंगे, फिगर होंगे। अभी लिखा है ना 2 फिगर होंगे, तो जो आपका रेड है, रेड का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपने ये लिख लिया। क्लियर है? अब बात आई ब्लू की, तो ब्लू है आपका 10 की पावर 6, तो आपने प्लस माइनस 10 की पावर 6 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस दोनों लगाओगे, ये हो गया। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो ये कलर कोडिंग जो है, कलर कोडिंग से आपका अभी बहुत बार क्वेश्चन आया था, नीट में भी आया था, और आप कहेंगे तो जेई में भी कई बार आ चुके हैं। तो कलर कोडिंग ये आपकी कार्बन रजिस्टर की है, और इसको याद करने का एक ही तरीका है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हेड ऑफ गुड वाइफ। अगर आप ये कलर का पैटर्न याद कर लेते हैं तो आप फिगर इजीली डाल देंगे, उसमें मल्टीप्लायर डाल देंगे, टॉलरेंस तो लास्ट की होती है, उसके बाद वो लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे इसको एक्सप्लोर करते हुए। अगर आप बच्चों एनसीईआरटी की तरफ जाएं तो एनसीईआरटी में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रजिस्टर कलर कोड है उसको उन्होंने कैसे समझाया है, आप वो देख सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की ये है, बहुत सारे हेल्प बुक में जैसे मैंने आपको बताया इन दोनों का कुछ नहीं होता, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में उन्होंने 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 दिया हुआ है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में आपका ये गोल्ड और सिल्वर का ही पूछेगा तो आप वहाँ पे 10 की पावर -1 डालेंगे। समझ रहे हैं यहाँ तक?
मोस्टली हेल्प बुक में आपका 10 की पावर 1 नहीं दिया है। अगर आप ऐसा लोडा फॉलो करते हैं वो देख लीजिए, और बहुत सारी किताबें हैं वो देख सकते हैं आप, एक एररलेस आती है, जो भी किताबें हैं उनमें ये चीज़ नहीं दी रहती है। तो एग्ज़ाम में तो एनसीईआरटी का ही सही माना जाएगा, तो आप वहाँ पे उनसे बहस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। जो हमारे कंडक्टर हैं बच्चों, कंडक्टर में होगा क्या आपका कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कंडक्टर में जो आपका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के, आप ये समझ के चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं होता, वो टाउ के फॉर्म में होता है, लेकिन मैंने आपको सिंपल बताने के लिए ये बता दिया। वहीं अगर आप सेमीकंडक्टर के पीछे जाएंगे तो सेमीकंडक्टर में जो आपका आर है ये 1/टेम्परेचर मिलेगा आपको। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा। तो आपके एनसीईआरटी में 3 ग्राफ मेंशन हुए हैं। अच्छा, रजिस्टर की जगह पे अगर रेजिस्टेंस ना हो के रजिस्टिविटी लिखा है तो बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जैसे आप पहले जो डायग्राम है कॉपर का बनाएं अगर, रजिस्टिविटी ओवर टाइम ग्राफ, ठीक है, तो आपका जनरली वो कैसे मिलता है, वो ऐसे मिलता है। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो आप देखेंगे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। वहीं पर अगर आप रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे, और वो भी किसका, वो बनाएंगे आप किसी एलॉय का, जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन है नाइक्रोम। ठीक है, तो इसके लिए जो रजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ है वो आपका कैसे बनता है, ऐसे बनेगा। और वही बात आई सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में बच्चों ये रो है, ये टी है, वहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें आपका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा, रेजिस्टेंस भी घटेगा। और यहाँ पर नाइक्रोम जो है इसका तो आपका सिंपली दिख ही रहा है। ठीक है, और फर्स्ट आपका ये बन गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ है वो क्या होगा। तो टी टाइम बाद, जैसे मान लीजिए इनिशियल किसी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका रेजिस्टेंस R1 है, और टी कोई आपका टेम्परेचर है T°C, वहाँ पे R2 है, तो आर टी टाइम बाद जो वैल्यू हो जाएगी चेंज, इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, टी क्या है, डेल्टा टी है इन दोनों टेम्परेचरों का डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक। तो ये R1 और R2 का जो वेरिएशन है, जो आपका 0 से T तक जो वेरिएशन है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, अब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी अगर आप वैल्यू देखें, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा किसी भी कंडक्टर के लिए। जनरली मेटल आपके क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, एक दो एक्सेप्शन अगर हटा दें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो मेटल के लिए आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा किसी इंसुलेटर के लिए। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव क्या दर्शाता है बच्चों, ये यह बताएगा आपको कि जो टेम्परेचर है इंसुलेटर का अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर का कितना होगा, तो वो भी आप याद रखिए, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर का होगा वो भी नेगेटिव होगा, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे वहाँ पर अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा, जहाँ बढ़ेगा वहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है यहाँ तक। तो हमने एनसीईआरटी का ग्राफ कवर किया, हमने रेजिस्टेंस का एक ओवरव्यू लिया। ठीक है, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा और इसको स्टडी को आगे ले जाते हुए कुछ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्ट्रेचिंग केस। आपसे पूछा गया है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर
व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस इफ़ इट इज़ स्ट्रेच टू एन टाइम। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक, पहले आप शॉर्ट ट्रिक समझिए। तो बच्चों जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको आपको डायरेक्ट जो एन टाइम दिया है एन स्क्वायर आर जो भी ओल्ड वैल्यू है, ये इसकी ट्रिक हो गई। अगर रजिस्टिविटी पूछता है क्या होगा, तो रजिस्टिविटी जितनी न्यू होगी उतनी ही ओल्ड होगी, ये आपकी बराबर रहेगी। देखिए अब इसको प्रोसीड कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट भी सीखिए। देखिए दोनों वायर हैं, चाहे आप पहले लेंथ आर कर लें, दूसरी बार एन टाइम इसको स्ट्रेच कर दें, तो क्या होगा, पहले केस में लेंथ एल है, दूसरे केस में एन टाइम एल है। पहले केस में बच्चों एरिया मान लो ए है और यहाँ पर ए 1 है। तो अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो उसकी एरिया में भी चेंज आएगा, लेंथ में भी चेंज आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। कई बार इसका यूज आपके क्वेश्चन में किया जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो एल इंटू ए इक्वल टू एन एल इंटू ए वन। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमें एक नई चीज़, अच्छा इसको ना L1 कर लीजिए, हमें पता नहीं है कि कितना है करके, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख लीजिए, इसको ना L1 ही कर दीजिए फ़िलहाल, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ से आप देखेंगे L1 की वैल्यू आपकी हमारी है n टाइम L। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं सर A/A1 इक्वल टू L1 ओवर L, और जैसे यहाँ पर NL वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, N आ जाएगी। तो जैसे ही ये आया तो आप क्या करें, आप रेजिस्टेंस अगर इस केस में R1 है, इस केस में R2 है, तो R2/R1 जब करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L। सेकेंड केस में है आपका, चलो इसको ना 1 कर लीजिए, चलो इसको 1 कर लीजिए, इसको R रहने दीजिए, नहीं तो डेटा मेरा गड़बड़ करेगा। तो L1 ओवर A1 ओवर रो L ओवर A, इससे ये कट गया। और जैसे ही आप L1/A इनकी वैल्यू रखेंगे तो 2 बार n आ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, n स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर R। तो जब भी स्ट्रेचिंग वाला केस आएगा कि भाई n टाइम स्ट्रेच कर दिया है, तो बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन कहूँ कि अ वायर, ठीक है, इसको एक अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो आप क्या कर देंगे, R न्यू जो हो जाएगा n स्क्वायर R ओल्ड हो जाएगा। कई बार बच्चों इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, देखिए आपने पढ़ा R इक्वल टू रो L/A, तो वॉल्यूम तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो एरिया थोड़ी है कांस्टेंट, तो आप वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, सॉरी एरिया की वैल्यू रखनी है तो वॉल्यूम इंटू लेंथ। तो R इक्वल टू रो L स्क्वायर, अच्छा वॉल्यूम अपॉन में होगा, नहीं अपॉन होगा तो L स्क्वायर ओवर V। तो आपका अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, R L स्क्वायर हो जाएगी। कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इन बातों का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए जैसे इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन पूछा ये जा सकता है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इसमें क्या किया, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम दे दिया, कह रहा है व्हाट विल बी रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच टू थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो न्यू क्या होगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों न्यू, डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, थोड़ा स्मार्ट बनिए। थ्राइस मतलब N3 हो गया, ओल्ड हो गया 10, तो ये हो गया 90 ओम। और बात आती है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 ओम हो जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एक ये आपको पता होगा बच्चों, अगर आपको सेकंड जो है इससे क्वेश्चन जो ये आते हैं आपसे ये आएंगे, परसेंटेज चेंज, आपको ये पता होगा परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी x। तो किसी भी एक क्वांटिटी x में आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, r या आप x कर लीजिए, अभी x न्यू कितना उसमें चेंज आया, x ओल्ड, ऊपर आ गया चेंज ओवर किसके रिस्पेक्ट में, ओल्ड क्वांटिटी के इंटू 100। तो ये आपको यूज करना पड़ता है। रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है
और उसको स्ट्रेच किया जा रहा है टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%। तो परसेंटेज चेंज निकालिए रेजिस्टेंस में। तो मान लीजिए जो एल उसकी लेंथ है, तो नई लेंथ कितनी है, 10% इंक्रीज कर किया जा रहा है, तो एल प्लस 10% ऑफ एल हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 0.1 और 0.1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि इतना अगर इसमें चेंज किया है तो बताइए कि कितना चेंज आर में आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्ट्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है, और वॉल्यूम की अभी मैंने कंडीशन बताई आपको, या आप ये कह सकते हैं या तो आप वही पूरी ट्रेडिशनल मेथड से लगाइए या आप इससे निकाल दीजिए। आर न्यू कितना आ जाएगा स्ट्रेच के बाद, आर न्यू आ जाएगा 1.1 दिया है आपको, तो 1.1% स्ट्रेस मान के चलिए, तो 1.1 का स्क्वायर आर ओल्ड आ जाएगा। ठीक है, एन टाइम स्ट्रेस था, यहाँ पर एन टाइम लेंथ बड़ी है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, तो आर न्यू माइनस आर ओल्ड, इसको लगा के आपका आंसर निकल के आएगा, ओवर आर ओल्ड वैल्यू -1। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आर न्यू ओवर आर ओल्ड -1, और इसको आपको 100 से इंटू करना है। इसकी वैल्यू आपके पास आ गई, तो यहाँ से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम में परेशान करते हैं। तो ये रजिस्टर का टॉपिक था, एक दो और डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है, कभी कभी डायमीटर से रिलेटेड आते हैं आपके, तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच मैं आपको थर्ड बता रहा हूँ, ये आपको बताई है। इसको और थोड़ा सा ओपन करें तो एल 4 नहीं, सर्कुलर हमारा जो वायर का क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर ही एज्यूम किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेडियस के स्क्वायर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ से कई बार आपसे डायमीटर का भी पूछा जा सकता है। तो सेम बात वही होगी बच्चों, डायमीटर का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आगे थोड़ा सा और बात करें, इसमें एरर का क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जाता है। तो R = V/I है, अगर आपसे R में कितना एरर है पूछा जाएगा, या R में कितना परसेंटेज एरर है पूछा जाएगा। मे भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अनसर्टेनिटी कितनी है R में। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, डेल्टा R/R इंटू 100 जब आप करोगे तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, डेल्टा V/V इंटू 100 प्लस डेल्टा I/I इंटू 100। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज एरर पूछा जा सकता है, और अदर चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हैं। आगे अगर थ्योरेटिकल पर्पस से बच्चों आप देखें, जैसे एलॉय जो होते हैं आपके, एलॉय में भी क्या, जैसे कि मैग्नीन है और कांस्टेंट है आपका, ठीक है, जो एलॉय हैं आपके, ये जनरली यूज किए जाते हैं किसके काम, जो आपके स्टैंडर्ड रजिस्टर कॉइल बनाए जाते हैं उसमें ये यूज किए जाते हैं। और ऐसा क्यों किए जाएंगे बताइए, क्योंकि इनका जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत कम होता है, अल्फ़ा जो होगा वो बहुत कम होगा। और मैंने आपको बताया था अल्फ़ा कम होगा तो आप देख सकते हो उसमें कि क्या इफ़ेक्ट होगा टेम्परेचर का, क्या नहीं होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो ये था मेरा रेजिस्टेंस बच्चों, और रेजिस्टेंस एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार इससे जेईई में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए छोटे टॉपिक को नज़रअंदाज न करके आप इनको पढ़िए। और विशिंग ऑल द बेस्ट बच्चों। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बहुत जल्द आपका जवाब देंगे। थैंक यू।